हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। अभी तक हमारा चैप्टर 3 बिजनेस सर्विस 2 में हमने सब्सिडी फंक्शंस जो है बैंक में, उसमें हमने 6th पॉइंट तक किया। तो अब हम क्या करेंगे, उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो चलो उधर तक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम फंक्शंस ऑफ बैंक में आए थे, उसमें मेन फंक्शंस है। तो उसमें मेन फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन जो है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी उसे कलेक्ट डिपॉजिट, यानी जो भी इंडिविजुअल्स की सेविंग होती है वो हम सब क्या कहते हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट्स करते हैं। तो 4 अकाउंट से हम उससे डिपॉजिट करवा सकते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट ओपन करवा लो, करंट अकाउंट में कर लो, रिकरिंग अकाउंट, या तो फिक्स टर्म अकाउंट, यानी उसे फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। फिर दूसरा मेन फंक्शन बैंक का क्या होता है कि जितनी भी डिपॉजिट आती है उसमें से कुछ हिस्सा वो बचा के रखते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा वो लोग लैंड कर देते हैं। लैंड कर देते हैं यानी किसको करते हैं, तो हम बोरोवर्स को ही, यानी जो हम कस्टमर्स होते हैं जो लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, वो तो जो हम लेने गए उसे कहा जाता है बोरोवर्स। तो बैंक बोरोवर्स को पैसा देती है उनकी अलग अलग नीड्स के हिसाब से। तो वो किस तरह से लैंड करती है, तो देखो सबसे पहला थ्रू अ लोन, यानी सिंपल जो लोन होता है उस तरह से। लोन भी अलग अलग तरह की होती है, होम लोन होता है, कार लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, अलग अलग तरह की लोन्स होती है। तो इसमें क्या होती है, बैंक ये पैसा जो लैंड करती है ना, उस पर इंटरेस्ट लेती है सामने से, और ये इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो वो डिपॉजिट्स पे देती है। यानी हमने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स एफडी करवाया तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो यूजुअली कम होता है कंपेयर टू लोन पे जो इंटरेस्ट रेट वो हमसे लेती है उससे। ठीक है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बैंक के लिए बन जाता है प्रॉफिट। फिर सेकंड, किस तरह से वो हमें पैसे देती है, तो दूसरा उसका फंक्शन जो है वो है बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। अब ओवरड्राफ्ट यानी क्या, तो उसके नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि उसमें है ओवर यानी आपके अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा अमाउंट अगर आप विथड्रॉ कर रहे हो तो उसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। और ये बैंक कई बार आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो आपको ये पैसे बाद में से आपको बैंक को रिटर्न कर देने पड़ते हैं। तो इसमें क्या, ओवरड्राफ्ट में अगर जो टाइम लिमिट है वो यूजुअली शॉर्ट टाइम का ही होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और पहले से फिक्स्ड होता नहीं है। पर ये टाइम लिमिट जो है पैसे रिटर्न करने की, वो अगर पहले से फिक्स्ड है तो उसे कहा जाता है कैश क्रेडिट फैसिलिटी। यानी बैंक दो तरह से हमें पैसा देती है, एक तो ओवरड्राफ्ट से और दूसरा कैश क्रेडिट से। कैश क्रेडिट में अगर बैंक पैसा देती है तो हमें पैसे जो रिटर्न करने हैं तो उसका जो टाइम लिमिट होता है वो पहले से तय किया गया होता है, पर ओवरड्राफ्ट में वो पहले से तय किया गया होता नहीं है। फिर थर्ड, टू इन्वेस्ट। फिर दूसरा बैंक का मेन फंक्शन उसका परफॉर्म करती है तो वो है इन्वेस्ट करना। यानी जितनी भी डिपॉजिट आती है उसमें से कुछ हिस्सा जो होता है वो बैंक इन्वेस्ट करती है। यूजुअली वो इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। और आरबीआई का रूल भी है कि जितनी भी टोटल डिपॉजिट आए उसमें से कुछ परसेंटेज उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने ही करने पड़ते हैं। फिर देखो फोर्थ, उसका फंक्शन है टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। जैसे हम फ्रेंड्स भी एक दूसरे को, कई दो बड़ा छोटा भाई होता है वो भी एक दूसरे को पैसे की मदद करते हैं कोई सिचुएशन में, उसी तरह से बैंक होती है वो भी एक दूसरे बैंक को हेल्प कर देती है। तो इसमें अगर कोई बैंक ऐसी है जिसको सिर्फ एक दिन के लिए यानी 24 आवर्स के लिए सिर्फ उसको पैसों की कमी पड़ जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, तो वो है ना पैसे की मांग करती है। तो ये मांग जो करती है ना वो आरबीआई को करेगी कि भाई मुझे एक दिन के लिए पैसे चाहिए, आप कैसे उसका बंदोबस्त करके दो। तो आरबीआई इसमें मीडिएटर का रोल प्ले करती है। वो कोई और बैंक को कहेगी और उससे वो अपना पैसा हमें प्रोवाइड कर देगी। तो इस तरह से बैंक मीडिएटर, आरबीआई जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले करती है। और दो बैंक की जो मतलब जो बैंक के पास ऑलरेडी मनी है तो वो नीडी बैंक को वो अपना पैसा जो अपने पास है अनयूज्ड मनी होता है उसे वो नीडी बैंक को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसमें दो बैंक डायरेक्ट कांटेक्ट में आती नहीं है। तो ये बैंक जो है ना जो पैसे की रिक्वायरमेंट खड़ी करती है, ठीक है, या तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे बैंक को कहा जाता है कॉल मनी। और बैंक जो है जो जिसने डिमांड की पैसों की और उसकी डिमांड तुरंत ही सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसे कहा जाता है कॉल मनी। और ये मतलब कॉल मनी के ऊपर भी आपको, अगर आपने पैसों की डिमांड की है तो आपको
उसके रिटर्न में आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना बनता है। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है और वो इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है कॉल मनी रेट। फिर दूसरा बैंक का सब्सिडरी फंक्शंस। तो सब्सिडरी फंक्शंस में सबसे फर्स्ट फंक्शन है टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर। तो बैंक के यूजुअली दो कस्टमर्स होते हैं, एक तो डिपॉजिटर होता है, दूसरा बोरोवर्स होता है। तो देखो, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आपको कोई पार्टी को पैसे देने के बनते हैं, यानी कोई सप्लायर है जिससे आप माल लेके आए हो, उसको आपको पैसे देने के बनते हैं। तो आप क्या करते हो, उसके नाम का चेक लिख देते हो, ठीक है, और वो चेक उसको भिजवा देते हो। तो इधर आपने खुद तो हैंड टू हैंड अपने कैश उसको दिया नहीं, ठीक है। तो बीच में कौन आया, तो बीच में आ जाती है बैंक आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। बैंक से ही ये सारा ट्रांजेक्शन हो पाएगा, उसके अलावा तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए बैंक क्या करती है, उसके कस्टमर्स के बिहाफ में कुछ फंक्शंस है जो वो खुद परफॉर्म कर लेती है। तो इधर क्या हुआ कि आपने वो पार्टी का नाम का चेक लिखा, तो वो बैंक है जो आपके अकाउंट में से पैसा काट के उसके अकाउंट में डालेगी, ठीक है। तो बैंक हमेशा आपको हेल्प करने के लिए आ जाती है। तो उस तरह से फिर अभी के टाइम पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फ़ोन बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सभी बैंक के थ्रू पे हो जाता है। यानी बैंक आपके बिहाफ में बहुत सारे फंक्शंस अब तो परफॉर्म करने लगी है। सेकेंड, टू डू ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज। यानी आरबीआई ने जिस बैंक को परमिशन दिया है, लाइसेंस दिया है फॉरेन एक्सचेंज का, वही बैंक से फॉरेन एक्सचेंज कर सकती है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अभी बैंक के जरिए सारा कुछ करना कंपलसरी हो गया है। थर्ड, टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट। अब थर्ड जो है टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट, तो इसको मैंने आपके लाइव लेक्चर में अच्छे से एग्जांपल देके समझाया था, फिर भी उसको ओवरऑल शॉर्ट में, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है वो एक टाइप का लेटर ही है जो एक बैंक दूसरी बैंक को लिखती है। और इसमें क्यों लिखना पड़ता है, तो देखो, आप कोई पार्टी से आप माल लेके आए हो, ठीक है, आप दोनों अनजान व्यक्ति हो, ठीक है, सामने वालों को पता नहीं है कि ये भाई मुझे टाइम से पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, आपको भी पता नहीं है कि भाई ये मुझे हमारा जैसा एग्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से ये मुझे माल भिजवाएगा सही टाइम पे या नहीं, ठीक है। तो दोनों के एग्रीमेंट्स तो हो चुके हैं, पर दोनों का अभी भी विश्वास नहीं है एक दूसरे पे पूरा का पूरा। तो पर क्या है, दोनों पार्टी को बैंक पे तो विश्वास होता है, क्योंकि बैंक एक रिलायबल इंस्टीट्यूशन है। तो उसको, एक कस्टमर है, उसको अपनी बैंक पे विश्वास होता है, मैं हूँ तो मुझे अपनी बैंक पे विश्वास होगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट से क्या होता है, एक बैंक दूसरी बैंक को लेटर लिखती है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि मेरी बैंक है, तो मेरी बैंक है ना, मेरे पास से पहले से एडवांस में पैसे ले लेंगी, कमीशन भी ले लेगी कि भाई आप मुझे पहले जितने पैसे भिजवाने वो मुझे अभी दे दो, ठीक है। तो बैंक क्या करेगी, मेरे पास से जितने पैसे मुझे सामने वाली पार्टी को भिजवाने उतने ले लेगी, एज वेल एज कमीशन भी ले लेती है। उसके बाद क्या कहती है, वो बैंक वो लेटर में लिखती है सामने वाली बैंक को कि आपकी पार्टी को ये पार्टी सही टाइम पे जितना अमाउंट डिसाइड हुआ है उतना आपको सेंड कर देगी, ठीक है, वो अब मेरी जिम्मेदारी है। तो उस तरह से बैंक गारंटी ले लेती है। तो कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, एज वेल एज सामने वाली बैंक का जो कस्टमर होता है उसे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो ये एक फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करती है। फिर ये बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो उससे सामने आपको कमीशन प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर फोर्थ, टू इशू ट्रैवलर चेक। अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो अगर आपके पास ट्रैवलर चेक होगा तो अब कभी भी आपका अगर पर्स चोरी हो जाता है या शॉर्टेज हो जाता है मनी का, तो आप कोई भी बैंक से आप पैसे विड्रॉ कर सकोगे। फिफ्थ, सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट की सर्विस क्या होती है, वो डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, ये दोनों सिमिलर टाइप की चीज़ है। ये दोनों से एक ही तरह का ट्रांजेक्शन किया जाता है, पर ये दोनों कहाँ कहाँ अलग है वो देखो। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है, डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करती है, ये उसकी एक सर्विस है। वो हर एक बैंक के पास हो वैसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि समझ लो मेरा अकाउंट है महसाना नागरिक बैंक में। अब महसाना नागरिक बैंक ये फैसिलिटी तो देती है, पर उसकी कहीं पे लिमिटेशन आ जाती है। जैसे कि उसके ब्रांचेस अहमदाबाद में है, फिर विसनगर में है, पर उसके ब्रांचेस मुंबई में, चेन्नई में, ऐसी जगह पे नहीं है। और अब मुझे एक पार्टी है मुंबई में, उसको पैसे मुझे भिजवाना है, तो भले ही अकाउंट मेरा नागरिक बैंक में हो, पर वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी कोई ब्रांच मुंबई में नहीं है, ठीक है। और भले मेरी जो पार्टी है उसका अकाउंट SBI में हो, ठीक है, उसके कोई और बैंक में उसका अकाउंट हो, वो मुझे क्या देखने का। तो पर मुझे उसको कुछ ना कुछ करके उसको पैसे भिजवाना है। तो
तो मेरी बैंक तो भाई डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी दे नहीं रही, उसके पास है पर उसकी ब्रांच नहीं है भाई मुंबई में, तो वो नहीं दे पाएगी। तो अब मैं क्या करूँगी, तो मैं चली गई एक्सिस बैंक के पास। अब एक्सिस बैंक के पास से मैंने डिमांड ड्राफ्ट लिया। अब डिमांड ड्राफ्ट एक सर्विस है, तो कोई भी बैंक आपको दे देगी, भले ही उसके अंदर आपका अकाउंट हो ना हो। तो मुझे क्या करना पड़ता है, डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म फिल करने जाऊँ तब मुझे जितने पैसे सेंड करने के होते हैं उतना दे देना पड़ता है, एज वेल एज कमीशन देना पड़ता है। तो वो डिमांड ड्राफ्ट बन गया। अब क्या करेगी वो बैंक है ना, वो उसकी ब्रांच को इन्फॉर्म कर देगी कि भाई ये पार्टी को ये बैंक में उसका अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर है, उस पर ये पैसे इतने आपको जमा करने हैं। तो वो एक्सिस बैंक की ब्रांच होगी मुंबई में, तो उधर उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो फिर ऑटोमेटिकली क्लियरिंग हाउस से मैंने जितने पैसे भिजवाए हैं वो सामने वाली पार्टी को मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये एक सिर्फ फैसिलिटी है डिमांड ड्राफ्ट की। उसी तरह से अगर वो एक ही सिटी के अंदर हो रहा है, विद इन सिटी हो रहा है, उसके बाहर नहीं जा रहा, तो उसे कहते हैं पे ऑर्डर। तो ये दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है कि पे ऑर्डर की सर्विस सिर्फ हमें हमारे खुद की सिटी में ही मिलती है, बाहर की कोई जगह पे हम सेंड नहीं कर सकते। और डिमांड ड्राफ्ट की हेल्प से हम कोई भी जगह पे पैसे सेंड कर सकते हैं। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। फिर देखो 6th, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद द बैंक। ये भी एक बैंक की सर्विस ही है, फैसिलिटी ही है। इसमें बैंक क्या करती है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। अब सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट यानी एक प्रूफ जैसा होता है। समझ लो कि मैं एक बैंक से मैंने लोन लिया है, अब मैं दूसरी बैंक के पास लोन लेने जा रही हूँ, तो वो बैंक को मेरे पे अभी इतना विश्वास नहीं है कि क्या मैं इसे लोन ज़रूर दे दूँगा, पर क्या ये पार्टी जेन्युइन है या नहीं, क्या वो मुझे टाइमली इंटरेस्ट पे कर देगी या नहीं कर देगी। तो अगर मेरी हिस्ट्री में ऐसा है कि मैंने कोई और बैंक से पहले से लोन लिया हुआ है, तो वो क्या करेगी, वो बैंक से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मेरे पास मंगवाएगी कि आप सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लेके आओ, क्या आपने टाइमली पेमेंट्स किए या नहीं किए। तो उसको कोई बैंक होगी ना, तो उसको उससे पता चल जाएगा उसके जेन्युइननेस कि हाँ ये पार्टी रिलायबल है, जेन्युइन है, कि उसने अपने पहले से भी कोई बैंक से लोन लिया है, तो उसने टाइमली पेमेंट्स किए, ना उसके नाम की कोई फ्रॉड की कोई चीज़ हुआ है, कोई मामला हुआ है, तो ना कभी उसने पेनल्टी भी पे किया हुआ है। तो उससे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट से हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और ये रिलायबल है। तो स्टूडेंट्स हमने इधर तक करा था, 6 पॉइंट तक किया था। तो अब बारी है 7th पॉइंट की। तो आप सभी लोग पेज नंबर 25 ओपन कर लो अपनी अपनी बुक का। तो उसमें अब 7th, टू प्रोवाइड सर्विस एज एन अंडर राइटर। अब सभी स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से सुनना कि ये अंडर राइटर होता क्या है। अभी सबसे पहले हमें समझना है अंडर राइटर का मीनिंग, तो वो सुनो। तो कोई कंपनी है, उसे अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है। तो कोई कंपनी बिजनेस कब कर पाएंगी, जब उसके पास कैपिटल होगा। तो कंपनी के पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है और उसका कैपिटल कहाँ से उसको होता है, तो वो देखो। तो कंपनी को कंपल्सरीली शेयर्स इश्यू करने पड़ते हैं। अब उसने शेयर्स तो इश्यू कर लिए मार्केट में, तो उसका भी रूल है कि 90% शेयर्स आपके बिक जाने चाहिए, यानी सेल हो जाने चाहिए, तभी आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर पाओगे। और ये 90% शेयर्स जो बिक जाने चाहिए ना, उसे कहा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो आपके जितने शेयर्स आपने इश्यू किए उसमें से 90% शेयर्स आपके सेल हो जाने चाहिए, उसे कहा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब समझो, ये कंपनी के लिए अंडर राइटर का कंसेप्ट आया है। वो क्यों, तो बैंक और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है। बैंक कहती है कि अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन में 2-3% की अगर गैप होगी, तो उतने शेयर्स हम खरीदेंगे, तो आप उसकी चिंता मत करो। यानी क्या, देखो, अब कंपनी ने तो शेयर्स इश्यू कर लिए, उसमें से 85% शेयर्स उसके बिक गए, 5% शेयर्स अभी सेल होना बाकी है। तो 5% शेयर्स उसके है ना बिके नहीं है ना, उसकी वजह से वो अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर पा रहा। तो इधर बैंक क्या करती है, वो 5% शेयर्स वो खुद परचेस कर लेती है। तो ये बैंक ने क्या किया, अंडर राइटर का उसने परफॉर्मेंस प्ले किया। जो अंडर राइटर का फंक्शन होता है ना, वो यही होता है कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट तक पहुंचाना।
तो बैंक इधर अंडर राइटर का फंक्शन उसने परफॉर्म किया। उसने क्या किया कि 5% शेयर्स कंपनी के नहीं बिक सकते थे, नहीं बिक पा रहे थे, तो उसने वो 5% शेयर्स उसने खुद खरीद लिए। तो ये हो गया अंडर राइटर। और कंपनी इसके बदले में, ये बैंक ये सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके रिटर्न में कंपनी उसको कमीशन देती है। तो समझ में आया स्टूडेंट? कोई भी कंपनी को अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसको शेयर्स इश्यू करने पड़ते हैं, और वो कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जब तक उसने जितने शेयर्स इश्यू किए हैं उसमें से 90% शेयर्स उसके बिक ना जाए। तो कई बार क्या होता है, 5% या 2-3% तक है ना उसका नहीं बिका होता, उससे वो अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो कई ऐसे अंडर राइटर्स होते हैं, वो उसको श्योरिटी देते हैं कि तू बेफिक्र हो जा, बीच की जितनी गैप है उतनी शेयर्स हम खरीद लेंगे। तो अगर ऐसे कोई भी कंडीशन आए तो तुझे चिंता नहीं करने की, ठीक है, हम बैठे, हम आपके शेयर्स खरीद लेंगे, चाहे वो 8% का गैप हो या 2% का गैप हो, कोई बात नहीं, हम खरीद लेंगे। तो इस तरह से वो लोग अंडर राइटर का रोल परफॉर्म करते हैं और उसके बदले में वो लोग कमीशन लेते हैं। तो देखो, टू प्रोवाइड सर्विस एज एन अंडर राइटर। अब इसमें आना अंडर राइटर का मीनिंग आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ोगे। तो अकाउंट में सिर्फ बैंक नहीं होगा एज अंडर राइटर, कई ऐसे लोग भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो अंडर राइटर का रोल प्ले करते हैं, तो वो आप अकाउंट में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। When a company comes to the market for a collection of capital, it always has a fear whether it will get the amount for the issue or not. कोई कंपनी न्यू मार्केट में आती है ना, तो उसको हमेशा डर रहता है कि मैंने जितने भी इश्यू किए शेयर्स, क्या मुझे उतने बिक जाएंगे या नहीं बिकेंगे। द कंपनी फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू रन द बिजनेस इफ़ इट डज नॉट गेट द मिनिमम अमाउंट। अगर उसके 90% शेयर्स नहीं बिकेंगे ना, तो वो अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। एट दिस टाइम द बैंक इंश्योर्स फुल और मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो बैंक क्या करती है, उसको श्योरिटी दे देती है कि भाई तेरी जितनी भी गैप पड़ती होगी ना, उतनी लिमिट क्रॉस करवाने की जिम्मेदारी अब हमारी, तू चिंता मत कर। इन केस ऑफ रिसीविंग लेस एप्लीकेशन अमाउंट एज कम्पेयर टू अंडर राइटिंग बाय बैंक, दैट अमाउंट विल बी सब्सक्राइब्ड बाय बैंक बाय वे ऑफ बाइंग सिक्योरिटीज़। यानी उसने जितनी भी एप्लीकेशन आई होती है, उसने जितने भी इश्यू किए होते हैं शेयर्स, उससे कम पड़ जाती है, तो बैंक श्योरिटी देती है कि उतनी गैप के जितने भी शेयर्स है, वो जितनी भी सिक्योरिटीज़ है, वो हम परचेस कर लेंगे। बस ये बैंक परफॉर्म करती है ये रोल, उसे कहा जाता है अंडर राइटर का रोल। फिर देखो 8th, टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज सच एज ATM, डीमैट, सेफ डिपॉजिट वॉलेट। तो देखो, बैंक इतनी सारी तो सर्विसेज प्रोवाइड करती है एज वेल एज ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन ही है, तो आप सबने देखा भी होगा, सुना भी है। फिर डीमैट यानी डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। अब ये डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट होता क्या है, तो इसमें ना आप शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी आपको जितने भी शेयर्स है, बॉन्ड्स है, इसको परचेज सेल करना हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको कंपलसरीली डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट यानी लॉकर्स जो आपके बैंक में होते हैं, जहाँ आप अपने प्रीशियस चीज़ें रखते हो, यानी ज्वेलरीज होती है, गोल्ड की, सिल्वर की, फिर आप मतलब अपने जो एकदम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखा जाता है। तो बैंक ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। द बैंक ऑल्सो प्रोवाइड इट्स कस्टमर द फैसिलिटीज़ लाइक ATM, डीमैट एंड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, सेम ही लिखा है जो ऊपर पॉइंट में। इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड टू द कस्टमर्स, एज वेल एज वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटीज़ देते हैं। अब बारी है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स की, यानी जितने भी हमने एक्सेप्ट डिपॉजिट वाले, कलेक्ट डिपॉजिट वाले पॉइंट में हमने 4 अकाउंट देखे थे, वही हमें अब डिटेल में पढ़ने हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के अंदर वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ बैंक इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। सबसे मेन फंक्शन में, प्राइमरी फंक्शन में बैंक का क्या फंक्शन था, तो टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। द बैंक डिमांड्स KYC, नो योर कस्टमर, फ्रॉम द कस्टमर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अ न्यू अकाउंट और फॉर अदर सर्विसेज ऑफ द बैंक। बैंक क्या डिमांड करती है, तो KYC डिमांड करती है। अब KYC का मीनिंग क्या होता है, तो नो योर कस्टमर, यानी क्या ये कस्टमर सच में है, ये रिलायबल सिटीज़न है या नहीं, वो क्या रेसिडेंट है हमारे कंट्री का या नहीं, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए वो KYC को डिमांड करती है। अब KYC यानी क्या, तो देखो, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें,
कि जो प्रूफ होते हैं हमारे, तो उससे ना बैंकर के जितने भी मतलब कि एम्प्लॉयज़ होंगे वो सबको पता चल जाएगा कि ये कस्टमर कौन है और सच में क्या इंसान है। तो कस्टमर के जानने के लिए ये KYC डिमांड करती है बैंक, वो चाहे फिर न्यू अकाउंट ओपन करने के वक्त हो या तो कोई और बैंक की सर्विसेज अगर हमें लेनी हो, तब भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ते हैं। दिस इज़ एज़ पर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये RBI के कुछ रूल्स है, उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहला अकाउंट है सेविंग अकाउंट। इट मीन्स द अकाउंट इन विच पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग्स। सेविंग अकाउंट के, अब इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि सेविंग अकाउंट में लोग अपनी सेविंग्स जो होती है उसे जमा करवाने जाते हैं, डिपॉजिट करवाने जाते हैं। अब फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड इन दिस अकाउंट, तो बैंक रिटर्न में क्या करती है, आपको इंटरेस्ट पे करती है। द कस्टमर्स गेट्स इंटरेस्ट एज पर द अमाउंट एंड डेज फॉर विच द अमाउंट रिमेन्स क्रेडिटेड इन द अकाउंट। और आपको इंटरेस्ट किस पे किया जाता है, किस तरह से पे किया जाता है, तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है उस पे और आपने कितने दिन तक उसने पैसे रखे हैं उसके ऊपर ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है। द बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ लाइक चेकबुक, ATM कार्ड एट्सेट्रा। बैंक इसके साथ साथ आपको कौन सी फैसिलिटीज़ देती है, तो चेकबुक देती है, क्योंकि अगर आपको कभी पैसे विथड्रॉ करने हो तो आप चेकबुक की हेल्प से कर सकते हो। फिर ATM कार्ड प्रोवाइड करती है। फिर देखो इन दिस अकाउंट, हाँ, द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट चेक, ड्राफ्ट एंड कैश इन हिज अकाउंट। अब आपको दूसरी कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो आप चेक की मदद से भी पैसे अंदर डिपॉजिट कर सकते हो, एज वेल एज ड्राफ्ट से भी। अगर कोई पर्सन ने आपके नाम का ड्राफ्ट बनाया तो ड्राफ्ट की हेल्प से भी आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो सकते हैं। और दूसरा कैश तो हो ही सकती है। ही कैन विदड्रॉ द अमाउंट थ्रू अ चेक और अ विदड्रॉल स्लिप। ये डिपॉजिट की बारी थी, पहले जितना भी हमने पढ़ा चेक, ड्राफ्ट और कैश, तो ये डिपॉजिट यानी हमने वो अकाउंट में पैसे डाले। अब बारी है कि हमने वो अकाउंट में से पैसे लिए, तो विदड्रॉ। ही कैन विदड्रॉ द अमाउंट थ्रू चेक और विदड्रॉल स्लिप। हम कैसे विदड्रॉ कर सकते हैं पैसे हमारे अकाउंट से, तो चेक की हेल्प से एज वेल एज विदड्रॉल स्लिप से। एक स्लिप होती है जो हमें फिल करनी पड़ती है कि हमने कितनी अमाउंट लिया है, ठीक है, फिर हमारा साइन होना चाहिए, हमारा नाम लिखा होना चाहिए। द बैंक कंपेल द अकाउंट होल्डर टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस इन हिज अकाउंट। फिर हर एक बैंक का मिनिमम बैलेंस होता है कि आपको इसमें 1000 रुपये कम से कम रखने पड़ते हैं, तो आपको उतने पैसे रखने पड़ते हैं। मिनिमम बैलेंस जो डिसाइडेड होता है हर एक बैंक का, वो आपको उतने पैसे अपने अकाउंट में रखने पड़ते हैं। जनरली द नंबर्स ऑफ विड्रॉल इन अ सेविंग अकाउंट आर लिमिटेड इन अ मंथ। फिर नंबर ऑफ विड्रॉल्स जो होते हैं ना सेविंग अकाउंट में, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, यानी लिमिटेशंस है कि आप हर एक महीने एक महीना होता है तो उसमें आप कम से कम 3 से 4 बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। पैसे उतने सिर्फ आप विड्रॉ कर सकते हो। तो जितने भी मतलब कि विड्रॉल जो लिमिट है इसके ऊपर पाबंदी लगाया गया है। This account can be opened in the name of an individual or more than one name that can be operated jointly. ये अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो अपने खुद के नाम से, यानी सिंगल नेम से, एज वेल एज आप जॉइंट में भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो, चाहे कि हस्बैंड वाइफ हो या तो फादर एंड सन हो, उस तरह से आप जॉइंट में भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो। नॉमिनेशन कैन बी रजिस्टर्ड, और नॉमिनेशन भी आपको करवाना पड़ता है। अब नॉमिनेशन यानी क्या, कि जैसे कि मैंने मेरे नाम से अकाउंट ओपन करवाया, पर अगर मैं मर जाऊँ तो मरने के बाद ये पैसे का हकदार कौन रहेगा, तो उसका नाम भी मुझे लिखना पड़ता है। बैंक्स गेट डिपॉजिट्स ऑन अ लार्जर स्केल थ्रू दिस अकाउंट्स, और बैंक को है ना ये अकाउंट से ज़्यादा डिपॉजिट्स आती है कंपेयर टू अदर अकाउंट्स। अब बारी है दूसरे अकाउंट यानी करंट अकाउंट की। दिस अकाउंट कैन बी ओपन विद द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस यूनिट। ये अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो कोई भी बैंक में अपने खुद के इंडिविजुअल नेम से या तो कोई बिजनेस के नाम से। अगर समझ लो कि आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, यानी 2 लोग हैं जो पार्टनरशिप में है, ठीक है, तो उसका कोई अलग सा नाम होगा,
जैसे कि गणपत ट्रेडिंग, ठीक है। तो आप उस तरह से भी अपना नाम से भी आप ओपन करवा सकते हो अकाउंट। एज वेल एज आपके नाम की कोई कंपनी है तो वो कंपनी के नाम से, कोई फर्म है तो उसके नाम से भी आप ओपन करवा सकते हो। नॉर्मली नो इंटरेस्ट इज़ प्रोवाइडेड इन दिस अकाउंट, और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता नहीं है। बट द बैंक में कलेक्ट बैंक चार्जेस, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो कि इसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता, पर बैंक क्या करती है, ये सर्विस आपको प्रोवाइड करती है उसके बदले में। तो बैंक लेती है, कलेक्ट करती है बैंक चार्जेस। ये आपको इंटरेस्ट तो देती ही नहीं है, पर ये सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके अगेंस्ट में रिटर्न में आपके पास से वो बैंक चार्जेस कलेक्ट करती है। फैसिलिटीज़ ऑफ लोन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन दिस अकाउंट, और इसमें आपको लोन की फैसिलिटीज़ भी मिलती है। कोई बिज़नेस करने के लिए, कोई छोटा बिज़नेस करने के लिए आपको ये अकाउंट से फैसिलिटी मिलती है। देयर इज़ नो लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ मंथ इन दिस अकाउंट। और ये देखो पूरा ड्रास्टिक डिफरेंस है। जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें एक महीने के अंदर आप कितने ट्रांजैक्शंस कर सकते हो उसके ऊपर लिमिटेशंस है, पर इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप चाहो उतने टाइम, उतने बार आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। जनरली ये बिजनेसमैन ओपन दिस अकाउंट, और ये ज़्यादातर कौन लोग ओपन करवाता है, तो ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं जो ये अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब एक दिमाग में नॉर्मली सोचो कि क्यों बिजनेसमैन ये अकाउंट को ओपन करवाते होंगे, क्योंकि उनको पूरे दिन में रेगुलरली ऐसे कई ट्रांजैक्शंस होते हैं जो उनको करने पड़ते हैं। फिर सेविंग अकाउंट में हम जैसे इंडिविजुअल की अनयूज्ड मनी जो घर पे पड़े हुए होते हैं वो सिर्फ हमने रखे होते हैं, डिपॉजिट करे होते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। पर करंट अकाउंट से आपको यही उसका बेनिफिट मिलता है कि उसके ट्रांजैक्शंस पे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो बिजनेसमैन के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहता है, फिजिबल रहता है। क्योंकि बिजनेसमैन को तो क्या होता है, कहीं से माल लेने का होता है, कहीं पे भिजवाने का होता है। कोई ऐसे 10 कस्टमर्स होते हैं जिनको उनको भिजवाना पड़ता है, तो 10 कस्टमर सामने से उनको शायद चेक पेमेंट करे या ऐसा हो तो वैसा हो, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स उनको करने पड़ते हैं। तो पूरे दिन के अंदर वो चाहे उतनी बार ट्रांजेक्शन ये अकाउंट से कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं करंट अकाउंट को। फिर देखो, अब एक भी ये कंसेप्ट भी सुन लो कि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट क्यों पे नहीं किया जाता। तो इसीलिए इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता क्योंकि इसमें जो अमाउंट होती है ना, जो अकाउंट के अंदर जो बैलेंस अमाउंट होती है वो फिक्स्ड पड़ी नहीं रहती कुछ समय तक। चाहे आज बिजनेसमैन के अकाउंट में आज 10 लाख हो, और ऐसा भी हो सकता है कि शाम तक उसमें 10,000 ही हो। तो इस तरह की चीज़ें होती है, बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है इसके अंदर पैसा जो होता है वो। तो इसीलिए बैंक ये अकाउंट के अंदर पैसे जो होते हैं उस पर इंटरेस्ट देती नहीं है। बैंक ये सर्विस तो प्रोवाइड कर रही है, आप बैंक के अंदर पैसे तो रख रहे हो, ठीक है, तो बैंक की फैसिलिटी ले रहे हो, तो उसके बदले में आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फिर देखो रिकरिंग अकाउंट। अब रिकरिंग अकाउंट जो है ना, उसके नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि रीअकर, इसमें जो पैसा है ना वो रीअकर होता रहता है। अब रीअकर यानी क्या, उसको डीप में समझते हैं। दिस इज एन अकाउंट विच इज़ ओपन फ्रॉम द सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू इन विच इट इज़ कंपल्सरी टू डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ। अब इसे रीअकरिंग अकाउंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अकाउंट भी एक सेविंग्स की तरह ही होता है, सेविंग अकाउंट जैसा ही होता है। इसमें भी अगर हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो सेविंग के व्यू पॉइंट से ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको कंपल्सरीली हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। हर महीने आपको कंपल्सरीली कुछ ना कुछ अमाउंट आपको डिपॉजिट करना ही करना पड़ता है। इसीलिए इसको रीअकर कहा गया है कि हर महीने इसके अंदर रीअकरेंस होता रहता है। The rate of interest on such amount is higher than saving account and lower than fixed deposit. इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है और फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। अब सेविंग अकाउंट में है ना आसपास 4% के आसपास इंटरेस्ट रेट होता है, और फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो होता है ना, तो फिक्स डिपॉजिट के अंदर 7% के आसपास होता है, और रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर 5.5 से 6 के आसपास होता है। तो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है और फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। तो इधर भी एक लॉजिक है कि सेविंग अकाउंट से क्यों ज़्यादा
और फिक्स डिपॉजिट से क्यों कम? तो सेविंग अकाउंट में पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए तो होता ही होता है, पर फिक्स डिपॉजिट जितना भी नहीं। फिक्स डिपॉजिट में तो 3 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल इतने लॉन्ग टाइम के लिए पैसे रखते हैं लोग। तो इसमें आपको ऑब्वियस चीज़ है कि आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। करंट अकाउंट पे क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके अंदर पैसे बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, तो इस पे बैंक इंटरेस्ट रेट देती नहीं है। अब आप समझो कि बैंक का ये श्योरिटी है फिक्स डिपॉजिट के अंदर कि भाई 10 साल के लिए तो इसके पैसे इधर ही रहने वाला है, तो इसीलिए बैंक इस पर ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देती है फिक्स डिपॉजिट पे। और सेविंग अकाउंट में मीडियम ड्यूरेशन होता है तो उसमें थोड़ा कम देती है। और रिकरिंग अकाउंट में क्या होता है कि हर महीने ये कंपलसरीली है कि हर महीने कस्टमर ने अगर रिकरिंग अकाउंट ओपन करवाया है तो वो हर महीने कुछ ना कुछ तो अमाउंट डिपॉजिट करेगा ही करेगा, इसीलिए इसमें मिडल वाला इंटरेस्ट रेट रखा है। फिर देखो, द बैंक पेज द होल अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म। फिर जैसा ही आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, यानी एन्यूअली बैंक फिर आपको पूरा का पूरा अमाउंट दे देती है, यानी आपके अकाउंट के अंदर जितने पैसे होंगे वो भी आपको दे देगी एज वेल एज इंटरेस्ट भी। फिर देखो, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मीन्स अ सोर्स ऑफ द मनी विच कैन बी यूज्ड बाय द बैंक फॉर द फिक्स टर्म। एक ऐसा बैंक के लिए एक ऐसा रास्ता है या तो सोर्स है जहाँ से उसे पैसा मिलता है और वो भी लॉन्ग टाइम तक, उसको उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता है और फिक्स्ड होता है कि उसके अंदर अब कोई चेंजेस होंगे नहीं। द डिपॉजिटर कैन नॉट विदड्रॉ मनी अंटिल द मैच्योरिटी डेट ऑफ डिपॉजिट। और हमने अगर वो फिक्स डिपॉजिट करवाया है, हमने एफडी करवाया है, समझ लो मैंने 5 साल के लिए एफडी करवाया है, तो उसके 5 साल की एंड डेट होगी ना, तब तक मैं उसमें से पैसे विड्रॉ करने वाली नहीं हूँ। तो इसीलिए कहा द डिपॉजिटर कैन नॉट विदड्रॉ मनी अंटिल द मैच्योरिटी डेट ऑफ डिपॉजिट, यानी 5 साल के बाद जो मैच्योरिटी डेट होती है, लास्ट डेट जो होती है हमारी, वो डेट तक, अंटिल दैट डेट कोई भी डिपॉजिटर उसमें से पैसे विड्रॉ करेगा नहीं। इफ़ द मनी इज़ विदड्रॉन बिफोर द टर्म ऑफ मैच्योरिटी देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस। हाँ, वो भी रास्ता तो रखा है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, यानी कोई ऐसे मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए कि जिससे आपको एफडी तुड़वानी पड़ती है, तो आप तुड़वा सकते हो, पर एक होगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका कम हो जाएगा। The bank gives the depositor written guarantee that it will pay the amount back along with the interest at the end of the term। और बैंक क्या कहती है, डिपॉजिटर को गारंटी देती है कि जैसे ही आपकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी, आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी, तब आपको सारा पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, एज वेल एज जितना इंटरेस्ट देने को बनता है वो भी हम दे देंगे। As the customer cannot withdraw money before the maturity date, the rate of interest in fixed deposit is higher than the saving account and recurring account। इसीलिए इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है कि कोई भी डिपॉजिटर है ना, इमरजेंसी सिचुएशन के अलावा कभी भी उसमें से पैसा उठाता नहीं है, यानी विथड्रॉ करता नहीं है। तो ये बैंक के लिए भी एक फिक्स्ड बन जाता है, तो इसीलिए वो ये अकाउंट पे फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करता है कंपेयर टू सेविंग और रिकरिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम इधर तक रखेंगे, फिर जब हमारा नेक्स्ट लाइव क्लास होगा तब वहाँ से हम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक से स्टार्ट करेंगे। तो बाय स्टूडेंट्स।